नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी दमदार दस्तक देगी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ज़ूम ऐप पर उत्तराखंड के नेताओं के साथ बातचीत में कहा है कि सभी पार्टी नेता अब 2022 के चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दें। वहीं आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने कहा है कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की इस घोषणा से खुशी की लहर दौड़ गई है। मूल उद्देश्य ये है कि पार्टी के बार बार ये प्रेशर था कि चुनाव लड़ने जाना है। उस हेतु पार्टी ने एक सर्वे कराया। 62% उत्तराखंड की जनता ने ये चाहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक चुनावी रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में उभरे। इस उद्देश्य से पार्टी का सर्वे में 62% जनता ने ये चाहा है और आज ये घोषित कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि जो है पार्टी पूर्ण रूप से मन बना चुकी है जनता के अनुरूप कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी लड़ेगी। कुछ लोगों ने पार्टी को अप्रोच करा था, उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली में, कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में आना चाहिए। इस उद्देश्य से पार्टी ने इंटरनली डिसाइड करा कि उत्तराखंड प्रदेश की जनता का मत लिया जाना चाहिए। उस उद्देश्य से एक सर्वे किया गया था। सर्वे जैसे अन्य पहले भी और चुनावों में पार्टी कराती आई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सर्वे। मूल उद्देश्य उत्तराखंड में 2022 की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इस बार दिल्ली में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की सियासी रण में कूदने की रणनीति बना चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणा कर चुके हैं कि उत्तराखंड में सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने का आसार ये जताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तो इसे सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उनका अपना एक वोट बैंक है जो उनको मिलेगा ही, और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस का वोट बैंक कटेगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। दिल्ली और बात, दिल्ली में 48,000 करोड़ का जीएसटी उनको मिलता है, उसके कारण से सब चीज लुटा रहे हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ जीएसटी की आमदनी नहीं है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अब उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो ही पार्टियों का है, कांग्रेस और बीजेपी। तो आपके आने से कांग्रेस का वोट घटेगा, बीजेपी अपनी जगह रहेगी, हमको लाभ हो। तो आम आदमी पार्टी के रुड़की के जोन कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता शारिक ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शारिक अफरोज ने कहा है कि उत्तराखंड से जुड़े कई लोग दिल्ली में उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व करते हैं और दिल्ली चुनावों में पहाड़ से जुड़े लोगों ने पूरे दिल से अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद पहाड़ से जुड़े इन लोगों की दिल्ली ख्वाहिश थी कि आप पार्टी भी उत्तराखंड में चुनाव लड़े और उत्तराखंड की दयनीय व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है, जो लचर शिक्षा व्यवस्था है, बेरोजगारी और आपदा की मार झेल रहे पहाड़ों का विकास हो सके और विकास के पथ पर आम आदमी पार्टी ने लेकर जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है अब उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रही है। वहीं शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। यहां पर पहुंचे जहां लोगों ने शहीद राजेंद्र नेगी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दरअसल हवलदार राजेंद्र नेगी सेना की 11 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे और बारामूला के गुलमर्ग इलाके में अपनी पोस्टिंग पर थे, जहां ड्यूटी के दौरान एवलॉन्च आने से वो फिसलकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने काफी दिनों तक रेस्क्यू किया और 15 अगस्त को शहीद के पार्थिव शरीर को ढूंढ लिया।
कि उनके पिताजी से मेरी कई बार बातचीत हुई, देहरादून में भी हुई, और वो उनका गांव बिल्कुल जहां हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसके नज़दीक है, तो वहाँ पर भी वो मेरे साथ काफ़ी देर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपने रक्षा मंत्री जी से बातचीत की, सेनाध्यक्ष जी से बातचीत करी, तमाम सैन्य अधिकारियों से आपने बातचीत की है, बोले आपने प्रयास किए, आपने साथ दिया है। खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पंचवटी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से कंपनी में अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन सहायता अभियंता डीएस रावत के कार्यभार संभालते ही एचआरडीए पूरे एक्शन में आ गए। एचआरडीए ने पंचवटी कंपनी पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया। साथ ही मंगलौर के मोहल्ला किला में एक निर्माणाधीन टावर को भी सील कर दिया। एक हमने मोबाइल टावर जो निर्माणाधीन था उसको सील किया गया है, और पुहाना में एक निर्माणाधीन कोई फैक्ट्री थी, उसमें जो है निर्माणाधीन फैक्ट्री के भाग को सील किया गया। उसके खिलाफ हमने यहाँ पर करीब 40 के आसपास सील किए हैं, रुड़की में 40 के आसपास निर्माण, और बाकी जो निर्माणाधीन है जो अवैध चल रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई विचाराधीन है, और उस पर सुनवाई के उपरांत जो भी निर्णय होंगे, कुछ समन होते हैं उनको समन किया करेंगे, और इसके अलावा जो समनी नहीं होगा और वो बायलॉज के हिसाब से नहीं होगा तो उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होते हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की खबर को प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, और दिखाए जाने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने जांच के आदेश दे दिए। दरअसल वायरल वीडियो में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हरिद्वार के स्वास्थ्य केंद्र में अवैध वसूली का कारोबार कर रहा है, और इसी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें कोरोना टेस्ट और फिटनेस टेस्ट के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। वीडियो में फैक्ट्रियों में काम करने आ रहे मजदूरों से फिटनेस सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट के नाम पर पैसे ठगे जा रहे थे। होम जिस क्वारंटीन का ये था कि होम क्वारंटीन कोई है उसका सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है और उसमें पैसे लिए जा रहे हैं, तो प्रेस वाले के तरफ से मेरे संज्ञान में लाया गया था। तो तत्काल हमने उस पर अपनी एक कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया था, और वो जाके जांच करेगी, जांच का जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर उसने लिया है कोई पैसा तो गलत है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट का जहाँ तक है तो सर्टिफिकेट मैंने कौन सी सर्टिफिकेट दे रहा है, वो क्या दे रहा है, इसको जांच का विषय है। तो इस स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में देहरादून को 124वीं रैंकिंग मिली है। ये देहरादून के लिए बड़ी छलांग है। जब से स्वच्छता पुरस्कार केंद्र की ओर से जारी किए जा रहे तब से आज तक ये देहरादून की सबसे अच्छी रैंकिंग है। वहीं उत्तराखंड के सभी नगर निगमों में देहरादून का पहला स्थान आया है। पिछले साल देहरादून की 384वीं रैंकिंग थी। जो हमारी टीम ने मेहनत करी है उसका रिजल्ट और जो आज परिणाम आया है, इसके लिए मैं अपने नगर निगम की पूरी टीम, हमारे जो कप्तान हैं नगर निगम के, नगर आयुक्त जी, उनको बधाई भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। अपने डॉक्टर आर.के. सिंह, अपने हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी कैलाश जोशी जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि कुशल नेतृत्व में उनके जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं, लगातार उन्होंने नगर निगम की देहरादून को साफ रखने के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हीं का परिणाम है कि आज जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में हम 124वें रैंक पर आए हैं। 260 का हमने सुधार किया है। इसके लिए मैं अपने सभी मित्रों का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने नगर निगम के सभी अधिकारीगणों का, अपने नगर आयुक्त जी का, अपने स्वास्थ्य अधिकारियों का, पूरी टीम का, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि देहरादून नगर निगम की पिछले 3 वर्षों की अगर रैंकिंग का हम एक आकलन करें तो 2018 के जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें देहरादून नगर निगम को 257वीं रैंक प्राप्त हुई थी, और 2019 में काफ़ी गिरावट आई थी और ये 384 तक पहुंच गई थी। ये हम सब के लिए बहुत ही चैलेंज का विषय था, और ये दुखद भी था कि ये प्रदेश की राजधानी होने के बाद आखिर क्या कारण है कि ये रैंकिंग लगातार गिर रही है और हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप लोगों को अवगत कराया कि इस पर माननीय मेयर महोदय
ने काफ़ी अपना एक कार्यनीति इस पर हम लोगों ने बैठ के बनाई और मेयर महोदय का जो नेतृत्व था उसने हम लोगों को काफ़ी छूट दी कार्य करने की। और पूरी नगर निगम की टीम, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे सफाई कर्मचारी, इन्होंने दिन रात मेहनत की। उसका नतीजा ये रहा कि हम लोग 124वीं रैंक पर इस बार। वहीं देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड के चमोली जिले की नगर पंचायत नंदप्रयाग को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। अलकनंदा और नंदाकनी नदी के संगम पर स्थित नगर पंचायत नंदप्रयाग की जनसंख्या करीब 2447 है। इसमें से 4 वार्ड मोनियाली, शकुंतला बागड़ और अपर बाजार और चंडिका मोहल्ला शामिल हैं। स्वच्छता के ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए बता दें कि आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नगर पंचायत नंदप्रयाग में स्वच्छता को लेकर आम लोगों का फीडबैक लिया गया था और इसमें सबसे ऊपर हुआ है। नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं नगर पंचायत नंदप्रयाग के नगरवासियों का, पर्यावरण मित्रों का, कर्मचारियों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके सहयोग से ही आज नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे में सत्ताधारी विधायक पर लगे यौन शोषण के आरोपों का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार विधायक ने भी अपने बयान अब पुलिस के सामने रख दिए हैं, जिसके बाद संगठन भी अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने स्पष्ट किया है कि दोनों प्रकरणों की जांच पुलिस कर रही है और अगर विधायक इस मामले में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ पार्टी स्तर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे पार्टी का स्टैंड बहुत पहले से क्लियर है। अब बार बार इस बात को आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि महेश नेगी विधायक जी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई कि हमको 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, फिरौती मांगते हैं। उसके आगे फिर दूसरी महिला भी हरकत में आई, उसने भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला पुलिस के विचाराधीन है। पुलिस जो भी जांच करेगी, जो भी निर्णय सामने आएगा, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी। और अगर दोषी कोई होगा मतलब दूसरे के लिए तो पुलिस करेगी काम, लेकिन महेश नेगी जो हमारे माननीय विधायक हैं, अगर उनके ऊपर आरोप लगता है, आरोप सिद्ध होता है, तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन खाली किसी के कह देने भर से आरोप सिद्ध नहीं होते। जब तक सिद्ध नहीं होता, पुलिस ये नहीं करती कि दोषी ये है, तब तक हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले। तो कुमाऊं मंडल की लचर स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर्स और दवाइयों की कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। यहां कांग्रेस प्रदेश सचिव और राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हमारा प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व स्वास्थ्य को लेकर परेशान है और कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को घेर रखा है। और हम लोग पहले से ही, क्योंकि हमारे इस कुमाऊं मंडल की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदहाल थी, उसको लेकर हम 18 अक्टूबर 2019 जिस दिन पूज्य माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी का जी की पुण्यतिथि और जन्मतिथि है, उस दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि हम कुमाऊं मंडल की बदहाल व्यवस्था को सुधारने और जो कुमाऊं मंडल की स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है सुशीला तिवारी, उसका विकास एम्स की तर्ज में करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसके तहत हम नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर जिला और बागेश्वर जिला कर चुके थे। मगर कोरोना महामारी आने की वजह से ये सब प्रोग्राम और प्रदर्शन रोकने पड़े, क्योंकि जनता वैसे ही परेशान थी। तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी कराने पहुंची गर्भवती महिला की मौत को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जंगल में एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक के परिजनों को जब पता चला कि पास के ही जंगल में शव पड़ा हुआ है,
जब वहीं जाकर देखा तो उसका गला रेत कर हत्या की गई थी और पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई की भाई जो है अब से पहले ही मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरह से वो बच गया था। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मसूरी एसडीएम ने संबंधित विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना की तैयारी में जुट गए हैं। जी, इसमें जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें पता चला कि कोलू खेत बैंड पे ऊपर से मलबा आ रहा था और ये जो एरिया है पहले से भी स्लाइड प्रोन रहा है, तो इसके लिए जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, वो मौके पर हैं और जो मशीनें हैं वो लगातार रास्ता साफ़ करने का काम कर रही हैं और भविष्य के लिए हम लोग एक उस पर जो है अपनी विस्तृत जांच कर एक रिपोर्ट बना के और इस पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो उसको करने के लिए हम लोग आगे कार्रवाई करें। ना अभी वर्तमान में तो नहीं है, परंतु अब ये हमारे पास मुद्दा जो आया है इसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच के बाद इस पर आपको पता है क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन है और यहाँ का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो ऐसा ही। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनी पाम ग्रीन में जमीन विवाद का मामला सामने है और अवतार सिंह तारू ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को पाम ग्रीन भूमि को चिन्हितीकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जब मौके पर तहसीलदार के साथ राजस्व कर्मी नपाई करने पहुंचे तो लोगों में काफी नोकझोंक हो गई। सीमांत जोशीमठ क्षेत्र के आराध्य देवी मां नंदा को समर्पित आस्था का लोक पर्व नंदा लोक जात यात्रा आज से शुरू हो गई है। जोशीमठ के सभी गांव समेत उर्गम घाटी में भगवती गौरा और नंदा स्वनूल को मायके बुलाने की परंपरा है, जिसकी शुरुआत गौर मंदिर से होती है। यहाँ हर साल भगवती गौरा का विवाह चैत वैशाख महीने की नवमी को कैलाशवासी भगवान शिव के साथ होता है। तो वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जिसको लेकर जोशीमठ जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तप स्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल मई महीने के दौरान खुलते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन के तौर पर 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का फैसला लिया गया है। चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। डोईवाला में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसी मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनुवाल और डोईवाला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजवीर खत्री समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आज हम भले ही आधुनिक भारत की बात कर रहे हों, लेकिन ये सब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक में विधानसभा भवन देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक का शुभारंभ सिंगापुर के सीपीए के कोषाध्यक्ष शमशुल्क शकंदर की अध्यक्षता में हुआ और बैठक के दौरान पिछली बैठकों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। संघ की कार्यकारी समिति की जो बैठक थी वो आज उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। ये बैठक लंदन में आयोजित की गई और चूँकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण आजकल सभी बैठकें ऑनलाइन और ये कह सकते हैं या वर्चुअल बैठकें हमारी हुई। इसकी जो अध्यक्षता है वो जो हमारे सीपीए के कोषाध्यक्ष हैं शमशुल सकंदर सिंगापुर के हैं,
उन्होंने अध्यक्षता की थी और इसमें जो हमने मेरे अलावा और 9 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो हमारा 2019 का बजट था और उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन था उसका प्रस्तुतिकरण जो है ऑडिट होने के बाद सीपीए की कार्यकारी समिति की बैठक जोशीमठ नीति मलारी मोटर मार्ग पर तपोवन के पास एक कार खाई में गिर गई और कार में 2 बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी जोशीमठ के लिए रेफर कर दिया गया है। जोशीमठ में खाई में एक कार गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। वहीं मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म दिवस के मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसी के साथ उन्हें याद किया और कहा कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। आपको बता दें कि स्वर्गीय राजीव गांधी के आज जन्म दिवस मना रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। उनकी जयंती है और जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इसी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा है कि जो तमाम कार्य उन्होंने किए हैं राजीव गांधी को उन्हें याद करना है कि उन्होंने जो तमाम कार्य किए हैं, जिस तरह से उत्तराखंड को प्रगति पर लाया है और इसी के साथ उनके नक्शे कदम पर चलना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यकर्ता नजर आए। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्मतिथि है। आज जन्मदिवस मना रहे हैं और इस दौरान उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश के कांग्रेस या जन के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का यह 76वां जयंती है और आज के दिन हम बहुत गौरव महसूस करते हैं कि आज जो भी इस देश में सुविधाएं हैं उनकी नींव इसी महान पुरुष ने रखी थी। आज ये बात करते हैं कंप्यूटर की, आज ये बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, आज ये बात करते हैं पंचायती राज की। ये सिर्फ राजीव गांधी जी की देन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी 10 दिन पहले पूरे देश को गौरव मिला, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, राम या लल्ला का भूमि पूजन हुआ 1989 में, इसके दरवाजे में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही खोले थे। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि he was a journal man and very gentleman, born with silver spoon in his mouth. चांदी का चम्मच लेके वो पैदा हुए थे, परंतु उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और थोड़े ही समय में अपने माता जी की मृत्यु के बाद 1984 में वो प्रधानमंत्री बने और क्रूर हाथों ने उनको 1991 में ख़त्म कर दिया और इतने थोड़े समय में वो देश के लिए वो कर गए जो कि कोई नहीं कर पा रहा। आज भाजपा सरकार कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया, परंतु इन 6 वर्षों में उन्होंने इतना काम कर गए। उन्होंने जो सूचना क्रांति लाई, आज उसी सूचना क्रांति के माफिक हमारा देश जो है विश्व में पहले नंबर पर है। चमोली के पास बना बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पहाड़ी से मलबा गिरने पर रास्ता बंद हुआ और सड़क पर बता दें कि जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसे प्रशासन खुलवाने लग गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई, भूस्खलन हो गया जिसकी वजह से सड़क पर मलबा आ गया और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और पूरी तरह से यहाँ पर आवागमन बाधित हो गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।